तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रोज़न शोल्डर को एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टिफनेस होती है, पेन होता है और जो हमारी जो मूवमेंट्स होती है ना वो भी लिमिटेड हो जाती हैं। हम लोगों को पता है कि शोल्डर जॉइंट हमारा मोबाइल जॉइंट है। इसमें क्या होता है कि जो ना हम सारी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, अडक्शन इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन हम करते हैं, बहुत सारे जो मूवमेंट्स होती हैं वो शोल्डर जॉइंट में करते हैं। से इसमें ना क्या होता है कि फ्रोज़न शोल्डर में ना कोई भी जो फ्रोज़न शोल्डर के होता है, किस वजह से होता है कि कैप्सूल कोई भी थिक हो गया, टाइट हो गया, उसकी वजह से पेन होता है। तो हम क्या करते हैं कि मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते थे, तो कोई भी रिपीटेड स्ट्रेन हो गया उसकी वजह से जो ना फ्रिक्शन होती है, फिर इन्फ्लेमेशन होती है। जैसे कि कोई भी अगर इसकी काजेज़ की बात करें हम तो जैसे कि शोल्डर इंजरी हो गई, कोई भी ट्रॉमा हो गया, पेशेंट फॉल हो गया, तो इस वजह से पेशेंट को ना शोल्डर को रेस्ट में रखना पड़ता है। पेशेंट को पेन होता है ना, उसके लिए पेशेंट क्या करता है कि मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। उसलिए जो कंधा जाम हो जाता है, टेंडिनाइटिस हो गया, उसमें भी पेशेंट को रेस्ट करनी पड़ती है। और रोटेटर कफ इंजरी हो गई और रोटेटर कफ की टीयर हो गया, उसमें भी पेशेंट क्या करता है कि मूवमेंट को क्या ना वो क्या करता है, शोल्डर को मतलब वो रेस्ट में रखता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कंधा जाम हो जाता है और जो ना शोल्डर फ्रोज़न शोल्डर होता है इस वजह से। और इसके अगर हम बात करेंगे जैसे कि थायराइड हो गया या डायबिटिक हो गया, उसमें भी होता है, ये भी काज होता है उसमें। ये तो ये इसके काजेज़ हो गए। अब सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम पेशेंट को पेन होता है, स्टिफनेस होती है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है पेशेंट कंघा नहीं कर पाता, और इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन वो भी रिस्ट्रिक्ट होती है। मतलब मूवमेंट जो काफ़ी जो मूवमेंट तो वो रिस्ट्रिक्ट होती है पेशेंट की। जैसे कि पॉकेट में पैसे निकाले पेशेंट ने, वो भी नहीं निकाल सकता, या वो हमने कहा पेशेंट को के साइड करें, मतलब बैक साइड लेके जाएं, तो बैक साइड पे भी लेके नहीं जा सकता, बैक साइड नहीं लेके जा सकता। उसमें भी पेशेंट को मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन होती है। सिम्टम हो गया डायग्नोसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उससे पता चल जाता है। अगर ट्रीटमेंट में हम बात करें तो ट्रीटमेंट इसमें क्या करते हैं कि एंसिड्स देते हैं, और फिज़िकल थेरापी भी होती है। फिज़िकल थेरापी जो ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। और कभी स्ट्रेंथनिंग हुए और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, पहले तो हमें ये करना चाहिए कि पेशेंट की मूवमेंट इम्प्रूव करानी चाहिए। और इलेक्ट्रोथेरापी होती है, वो भी पेशेंट को देते हैं। इसकी अगर फ्रोज़न शोल्डर की हम स्टेजेज करें तो फ्रोज़न शोल्डर की ना 3 स्टेज होती है, और हर स्टेज के हिसाब से जो है ना ट्रीटमेंट होता है। फ्रोज़न शोल्डर के स्टेज के मतलब मुताबिक वो होता है, ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि फ्रोज़न शोल्डर की फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें क्या होता है कि फ्रीजिंग और पेनफुल स्टेज होती है, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है। ये कब तक चलते हैं, 3 to 6 मंथ होती है, सही। और सेकंड स्टेज पे आ जाएं तो ये फ्रोज़न शोल्डर फ्रीजिंग और स्टिफनेस जो है ना फेज होता है। इसमें ये होता है 6 to 12 मंथ होता है। और जब रिकवरी जो होती है फेज़ की, रिकवरी फेज़ होता है ये 12 to 8 मंथ। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की ना काफ़ी जो स्टिफनेस कम हो जाती है और काफ़ी जो सिम्टम्स है ना वो रिकवर हो जाते हैं। इसमें हम ना हर स्टेज के मुताबिक हम पेशेंट को ना वो करेंगे, मतलब ट्रीट करेंगे। जिस स्टेज पे होगा उस हिसाब से हम ट्रीट करेंगे। इसमें फिज़ियोथेरापी ना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसमें पेशेंट एक्सरसाइज कराते हैं, इलेक्ट्रोथेरापी यूज़ करते हैं, उसमें पेशेंट की रिकवरी हो जाती है। और पेशेंट को मतलब मूवमेंट पेशेंट की बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। पेशेंट का जो डेली लाइफ जो भी मूवमेंट होती है पेशेंट की, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जैसे कि कंघा करना, या साबुन लगाना कंधे को, या कोई भी और मूवमेंट्स हो गई, जैसे पॉकेट से पैसे निकालना या कोई और काम करना, पेशेंट की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। सी तो ये मतलब ठीक हो जाता है, पेशेंट को ये परेशानी की बात नहीं होती। सी तो इसमें हमने कर लिया सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट कर लिया। छोटा सा टॉपिक था, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।